जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो केवीएस पेडागोजी एमसीक्यू सीरीज का ये अगला वीडियो, और उम्मीद है इस वीडियो के अंत तक काफ़ी कुछ आप नया सीखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नए मिलेंगे और आपका काफ़ी अच्छा एक रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का पहला प्रश्न, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक हैं। इट इज़ अ फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। और वे क्या कारक हैं? ऑप्शन है रुचि और पर्यावरण, इंटरेस्ट इन एनवायरमेंट, जनसांख्यिकी कारक और स्वभाव, डेमोग्राफिक फैक्टर एंड हैबिट पैटर्न्स, शिक्षा और धर्म, एजुकेशन एंड रिलीजन, और चौथा है आनुवांशिकता और पर्यावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। आपको देखते ही ऑप्शन पता चल गया होगा इसका उत्तर। इसका जो सही उत्तर है वह है आनुवांशिकता और पर्यावरण, जो कि व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक फैक्टर है, एक कारक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षक ने समूहों में किया जाने वाला कार्य दिया है। इस समूह के कार्य के दौरान शिक्षक की क्या भूमिका होगी? अ टीचर हैज गिवन अ टास्क टू बी डन इन ग्रुप। एक ग्रुप टास्क टीचर ने दिया है, तो उसमें टीचर का रोल क्या होगा आपको बताना है। सुनिश्चित करना है कि समूह में हर एक कोई कार्य में भाग लेता है और आवश्यकता पड़ने पर उनका समर्थन। इंश्योर एवरीवन इन अ ग्रुप पार्टिसिपेट इन द टास्क एंड ट्राई टू सपोर्ट देम इफ रिक्वायर्ड। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है कि उसे जो क्या करना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए बच्चों का, और जब ज़रूरत पड़े तो वो उसे सपोर्ट करे और ये सुनिश्चित करे कि हर एक बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है उस प्रोजेक्ट वर्क में, ग्रुप वर्क में। बाकी देखते हैं इसके ऑप्शंस। उसे एक कुर्सी पर बैठ जाना चाहिए, ये उत्तर एकदम गलत हो जाएगा। सुनिश्चित करना कि कक्षा में शोर ना करें बच्चे, ये भी नहीं होगा। सुनिश्चित करना कि कार्य समय पर समाप्त हो गया है, इसलिए बार बार याद दिलाना चाहिए, तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है? कोई व्यक्ति जो मेंटली हेल्दी है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? वो इमोशनल, मोरालिटी, एबिलिटी टू डिसाइड, एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, इनटॉलरेंस। तो इसने पूछा है क्या नहीं है, तो यहाँ पे असहिष्णुता या इनटॉलरेंस, ये जो है ये इसकी विशेषता नहीं है। मतलब थोड़ी सहन करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, सहनशील होना चाहिए। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था में सामाजिक विकास से जुड़ा नहीं है? एसोसिएटेड विथ सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। तो समूह गठन, गैंग इन्फॉर्मेशन फॉर्मेशन, यौन समूहों का गठन, तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, बच्चों में सामाजिक स्वीकृति की इच्छा, तो डिजायर ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस इन चिल्ड्रन, ये सारा होता है। लड़कों में लड़कियों के प्रति आकर्षण, तो ये इसका क्या है? गलत उत्तर है। ऑप्शन पूछा था कौन सा जुड़ा नहीं है, तो अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर, ये जो आता है ये आपका किशोरावस्था में आता है। डॉलरेंस स्टेज जो रहती है उसमें आता है ये वाला गुण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका जवाब आपके पास नहीं है, इफ अ स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन विच यू डोंट हैव आंसर, व्हाट विल यू डू? आप क्या करेंगे उसमें? छात्र से कहेंगे कि प्रश्न आपका सेंसलेस है, तो ये तो नहीं होगा। ट्राई टू अवॉइड, उसे टालने का प्रयास करेंगे, ये भी नहीं है। आप प्रश्न का उत्तर का पता लगाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे और अगले दिन बताएंगे, ये इस प्रश्न का सटीक उत्तर हो जाता है। कि आपसे जब बच्चा कोई प्रश्न पूछ रहा है और आपसे यदि नहीं आ रहा है, तो आप उसको एक्सप्लोर करिए प्रश्न को और अगले दिन उसका आंसर देंगे। छात्रों को अनावश्यक प्रश्न पूछने के लिए फटकार लगाएंगे, ये भी नहीं है। आप डांट नहीं लगाएंगे इसके लिए, आप इसके लिए उत्तर का पता लगाएंगे। इसलिए फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूक्ष्म शिक्षण संबंधित है, माइक्रो टीचिंग इज रिलेटेड टू। आपको बता रखा है मैंने पिछली वीडियोस में भी कि जब भी माइक्रो टीचिंग वर्ड आता है वो होता है टीचर्स की ट्रेनिंग से रिलेटेड, और जब टीचर्स की ट्रेनिंग होती है तब वहाँ पे जो डेमो टीचिंग कराई जाती है वो माइक्रो टीचिंग कहलाती है। और ये टीचिंग स्ट्रेटेजी से संबंधित है, शिक्षण रणनीति से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लड़कियों और महिलाओं के बारे में हीन विचारों और पक्षपातों को किसके रूप में जाना जाता है? तो जो प्रिजुडाइज है अबाउट गर्ल्स एंड वुमेन्स,
इज नोन एज अ जेंडर, ये बायस कहलाता है। अब बायस का मतलब पूर्वाग्रह से या पीड़ित है, पहले से ही आप कोई राय बना लेना किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वर्ग के बारे में, ये बायस कहलाता है, पूर्वाग्रह कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी शिक्षण की पद्धति जो है, टीचिंग जो मेथड है, प्राइमरी स्कूल में गणित में शायद ही लागू हो? तो गणित में मोस्टली रेयरली यदि लागू होती है, कौन सी पद्धति है? आगमन तो होती है प्राइमरी में, अन्वेषण, खेलना। यहाँ पर डिडक्टिव जो है ये प्राइमरी में लागू नहीं होती है। डिडक्टिव निगमनात्मक क्या कहलाती है? निगमनात्मक, पहले हम कोई कॉन्सेप्ट, कोई फॉर्मूला बताते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल बताते हैं, तो ये कहलाती है निगमन या फिर डिडक्टिव, और ये हायर क्लासेस में यूज होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुभव और प्रशिक्षण के कारण किसी जीव के व्यवहार में परिवर्तन, द चेंज इन बिहेवियर इन एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका अधिगम या फिर लर्निंग। सीखना क्या कहलाता है? अनुभव और प्रशिक्षण के कारण जीव के व्यवहार में परिवर्तन, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शिक्षा योजनाओं को क्या करना चाहिए? इंक्लूसिव क्लासरूम आपको मैंने बहुत बार बता रखा है, आपसे बहुत अच्छे से ये वाला आना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव क्लासरूम। तो इंडिविजुअलाइज आईईपी जो है क्या करना चाहिए? तैयार नहीं करना चाहिए, तो ये उत्तर तो नहीं होगा। कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, ये इसका प्रश्न का सही उत्तर है। शुड एक्टिवली प्रिपेयर, आपको सक्रिय रूप से आपको क्या करना चाहिए? आईईपी को तैयार करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जब एक सीखने की समस्या का संकेत दिया जाता है तो किस प्रकार का परीक्षण आमतौर पर किया जाता है? जब भी समस्या को सीखना होगा तब नैदानिक परीक्षण या डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया जाता है। ये आपका कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो रेमेडियल मेथड है, वो त्रुटियों, कोई समस्या है, वीकनेस है, उनको दूर करने के लिए टीचिंग किया जाता है, रेमेडियल मेथड या उपचारात्मक शिक्षण या मेथड। आगे देखते हैं। किसी रचनावादी गणित कक्षा की विशेषता नहीं माना जाता है। रचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम किसे नहीं माना जाएगा? गणित भाषा में भाषा और संवाद की भूमिका पर ध्यान दिया जाता है, तो ये तो दिया जाता है। कौन सा नहीं है? प्रश्न में पूछा गया है। शिक्षक स्वीकार करता है कि छात्र दिए गए अंतःक्रिया से बहुबोध का निर्माण कर सकते हैं। बहुबोध का मतलब होता है कि टीचर एक्नॉलेज दैट स्टूडेंट में कंस्ट्रक्ट मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अ गिवन इंस्ट्रक्शन। मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होनी चाहिए रचनावादी कक्षा में। तो ये भी ये प्रश्न का तो है, लेकिन पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। तो इसका क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण विषय का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में उपयोग करना चाहिए, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है, रचनावादी जो क्लास है, रूम है, कंस्ट्रक्टिविस्ट जो क्लासरूम है, उसमें नहीं पूछना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट देते हैं उसमें बच्चे की क्रिएटिविटी जीरो हो जाती है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपको पता है 4 ऑप्शन है, उसमें ही बच्चे को सेलेक्ट करना है या ट्रू फॉल्स है। इसमें बच्चे का स्वयं का जो सोचना है वो नहीं हो पाता है अच्छी तरह से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधिगम के लिए जो मूल्यांकन है वो क्या करता है? तो मूल्यांकन यहाँ पर असेसमेंट है, जो कि मूल्यांकन का सही वर्ड आकलन होता है असेसमेंट के लिए। तो असेसमेंट आपको पता है रैंक देने के लिए किया गया जाता है, ये नहीं है। ग्रेड को महत्व देता है, मूल्यांकन गतिविधि के अनुसार है, ये भी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फोस्टर्स मोटिवेशन, मोटिवेशन को बढ़ावा देता है। और असेसमेंट हमेशा ही बच्चे की प्रोग्रेस चेक करने के लिए किया जाता है, जिससे हम और अधिक अच्छे से बच्चे की कमियों को दूर कर सकें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा में बहुत अधिक भाषाई विविधता है भारत में। तो आपको पता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडिया में है, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। संविधान में 22 भाषाएं वैसे भी वर्णित हैं। इस संदर्भ में प्राथमिक स्तर पर विशेष रूप से कक्षा 1 और 2 में, तो स्पेशल क्लास 1 और 2 में बहुभाषी कक्षा मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में क्या है सबसे उपयुक्त कथन क्या है? ऑप्शन है आपके, स्कूलों को केवल उन छात्रों को स्वीकार करना चाहिए जिनकी मातृभाषा शिक्षा भाषा समान है, ये एकदम गलत उत्तर है। शिक्षक को सभी भाषा का सम्मान करना चाहिए और बच्चों को उन सभी में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए,
यही इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाता है। टीचर्स शुड रिस्पेक्ट ऑल लैंग्वेजेस एंड इनकरेज चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट इन ऑल ऑफ देम। आपको पता होना चाहिए कि न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें भी इस बात को मेंशन किया गया है कि प्रारंभिक जो शिक्षा है, अर्ली एजुकेशन है, उसमें बच्चे की मदर टंग में ही आपको सिखाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चे और अधिक सीख सकते हैं। बच्चे की उपेक्षा करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मातृभाषा स्थानीय भाषा का उपयोग करने के लिए दंडित करना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत उत्तर हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है उत्तर नंबर जो 2 है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि समय रहते कोई उपाय नहीं किया जाता है, इफ अ रेमेडी इज नॉट डन इन अ टाइम, तो त्रुटियां स्थायी हो जाती हैं। बिल्कुल सही है। हमेशा कई बार आपने भी देखा होगा, कोई गलत चीज आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यदि आपने टाइम पे सुधार नहीं किया तो हमेशा परमानेंट हो जाती हैं। उपचारात्मक कार्य कठिन हो जाता है, ये भी ठीक है, उसे दूर करना भी मुश्किल हो जाता है। त्रुटियों को स्वयं संशोधित किया जा सकता है, स्वयं से नहीं होती हैं, क्योंकि हम खाली उसे छोड़ दें त्रुटियों को तो अपने आप नहीं संशोधित होती हैं। तो 1 और 3 जो ऑप्शन है, जो कि उत्तर नंबर 3 में है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। ये जो 15वां प्रश्न था कि समय रहते कोई उपाय नहीं किया जाता है तो त्रुटियां स्थायी हो जाती हैं, और उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल जो वर्ग है वो मुश्किल हो जाता है थोड़ा। विशेष संवर्धन कार्यक्रम, स्पेशल एनरिचमेंट प्रोग्राम, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए ये किन के लिए यूज़ होता है। तो ये प्रतिभाशाली बच्चों के लिए यूज़ होता है। आपको पता होगा जो जनरल क्लास होती है उसमें हर तरह के बच्चे होते हैं, जो कि इंक्लूसिव क्लासरूम कहलाता है। कई बार क्या होता है, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं, जो जल्दी सीख लेते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, क्रिएटिव होते हैं, उनके लिए क्लास जो है बोरिंग हो जाती है, नीरस हो जाती है। तो उनके लिए स्पेशल एनरिचमेंट प्रोग्राम लाया जाता है, जिससे उन बच्चों का मन भी लगा रहे और वो और अच्छा नया सीख सकें, उनकी जो शार्पनेस है उनको हम रिफाइन कर सकें। इसलिए ये जो स्पेशल एनरिचमेंट प्रोग्राम है ये प्रतिभाशाली बच्चों के लिए लाया जाता है। एक प्रभावी कक्षा में, एक इफेक्टिव क्लासरूम में क्या होना चाहिए? बच्चे कभी भी शिक्षक से प्रश्न नहीं पूछते हैं, तो ये तो गलत उत्तर हो जाता है। शारीरिक दंड देने के बाद बच्चे शिक्षक से डरते हैं, मौखिक और शारीरिक दंड देने के बाद, तो ये भी कोई इफेक्टिव क्लासरूम नहीं है। बच्चे शिक्षक की उपस्थिति के बारे में परेशान नहीं करते, जैसा चाहते हैं वो करते हैं, ये भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई भी जो सटीक उत्तर नहीं है इस प्रश्न का कि कोई एक प्रभावी कक्षा में ये होना चाहिए। तो ये है उत्तर नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में, शिक्षार्थी का मतलब जो लर्नर सेंटर्ड है उसमें बच्चा ही सेंटर में रहता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आपको पता जो पुराना मेथड था, ट्रेडिशनल मेथड था, उसमें टीचर सेंटर्ड जो टीचिंग दी जाती थी, लेकिन जो मॉडर्न टीचिंग है उसमें क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग कराई जाती है, बच्चे को केंद्र में रखते हुए। आगे देखते हैं आईसीटी एकीकरण के उद्देश्य क्या हैं। जो आईसीटी इंटीग्रेशन है, पढ़ाई में हमने इंटीग्रेट किया है आईसीटी का, कंप्यूटर का, प्रोजेक्टर का, जो डिवाइसेस हैं टेक्नोलॉजी वाली, तो उसका उद्देश्य क्या है? सीखने के परिणामों का अनुकूलन, तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स, ये उद्देश्य होता है आईसीटी का यूज करने का। अधिगम में छात्रों की भागीदारी बढ़ाना, ये उतना सही उत्तर नहीं है। अर्थव्यवस्था के लिए सोच को बढ़ाना, ये भी प्रमोटिंग कंसर्न इकोनॉमी इन यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये भी इसका सही उत्तर नहीं है। ज्ञान आदान प्रदान करने के घंटों में के संदर्भ में शिक्षक का कार्यभार कम करना, ये भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। तो जो सही उत्तर है ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न। पियाजे की जो संवेदी प्रेरक अनुकूलन की अवधि है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे मार्क कर लीजिए। जो पहली जो सेंसरी मोटर स्टेज है जो पियाजे ने बताई है वो है 0 से 2 वर्ष की। आपको मैं बता दूं कि जो जीन पियाजे हैं उन्होंने जो 4 अवस्थाएं बताई हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जो संवेदी प्रेरक अवस्था, और दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है, इनकी एज याद कर लेना है, इनकी जो स्पेसिफिकेशन है वो याद कर लेना है हर एक अवस्थाओं की। जो बताया गया है कि जो संवेदी प्रेरक सेंसरी मोटर स्टेज है, इसमें बच्चे जो हैं वस्तु स्थायित्व की भावना सीखते हैं, स्थायी होना सीखते हैं समाज में।
उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपका काफ़ी रिवीजन हुआ होगा। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कंटिन्यू आपको हमारी न्यू वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। मैंने डिस्क्रिप्शन में और इस पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, ताकि आपको तुरंत ही हर एक वीडियोस की पीडीएफ मिलती रहे, जिससे आप अच्छे से रिवाइज कर सकें। और हमारी वीडियोस को, हर एक वीडियोस को लाइक करिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है लगातार वीडियोस लाने का। और मैं इंश्योर करता हूं कि ये जो पेडागॉजी का पोर्शन है, मैं इसे पूरा ही आपका कंप्लीट करा दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।